नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत गोपालगंज की खबर के साथ करेंगे। गोपालगंज में एक कार दुर्घटना का वीडियो सामने आया और घटना भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव की बताई जा रही है, जहां एक कार दुर्घटना में गिट्टी बालू की दुकान के बाहर खड़े शख्स की जान जो है वो बाल बाल बच गई। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से ये कार बेकाबू होती है और गिट्टी बालू के दुकान में जाकर घुस जाती है, लेकिन गनीमत रही कि जो शख्स वहां पर खड़ा था उसकी जान जो है वो बाल बाल बच जाती है। वहीं इस हादसे में कार और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये वीडियो 4 मई की है और घटना के कारण का जो है वो पता चला है कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये घटना घटी है और बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के भोरे निवासी कार सवार यूपी जा रहे थे और पाखोपाली गांव के पास पहुंचते ही कार की स्टीयरिंग जो है वो अचानक खराब हो गई, जिसके बाद कार लड़खड़ाती हुई तेज रफ्तार में आई और सड़क किनारे रखी ईंट में टक्कर मारते हुए चापाकल को तोड़ते हुए बाइक में जाकर टक्कर मार दी। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, देखिए एक बड़ा हादसा, हालांकि बाल बाल जान इसमें बच गई है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? देखिए, ये पूरा मामला 4 मई की है और भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव के पास यह हादसा हुआ है। वहां पर वीडियो में जो दिख रहा है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि गिट्टी बालू की वह दुकान है जहां पर 2 युवक दुकान के बाहर खड़े हैं। इस बीच एक कार जो है लड़खड़ाती हुई आती है और पहले ईंट में टक्कर मारती है, उसके बाद वहां पर चापाकल है उसमें टक्कर मारती है, उसके बाद बाइक में टक्कर मारकर फिर वहां पर खड़ी हो जा रही है। कार में कुल 2 लोग सवार थे जिन्हें गनीमत है कि कोई चोट नहीं आ पाई है। इसके अलावा जो दुकान के बाहर खड़े लोग थे वे भी बाल बाल बच गए हैं और हादसे की वजह स्टीयरिंग के फेल होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद। तो देखिए ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हो गोपालगंज से, जहां आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से कार पहले सड़क से आती हो और फिर वो साइड होते हुए किस तरह से पहले ईंट में टक्कर मारती है और उसके बाद बाइक में टक्कर मारती है। और एक शख्स भी आपको नजर आ रहा होगा, 2 शख्स को देखिए, एक शख्स किस तरह से वहां खड़ा है, उसे नहीं पता कि क्या होने वाला, लेकिन ये जो तस्वीरें कैद हुई है वो देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। किस तरह से कार बेकाबू होती है, ईंट में टक्कर मारती है और उसके बाद किस तरह से जाकर वहां बाइक से टकराते हुए कार रुक जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। एक बार फिर नजर डालिए इस वीडियो में कि किस तरह से सड़क से कार आती है, बेकाबू होती है। हालांकि इस घटना के पीछे बताया जा रहा है कि कार का स्टीयरिंग जो है वो फेल हो गया था। बढ़ते आगे और भोजपुर से अगली खबर, जहां भोजपुर जिले में सोमवार देर शाम जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसके बाद बेटे और भतीजे को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिनका इलाज आरा सदर अस्पताल में जारी है। घटना चरपोखरी थाना के कमरिया गांव की बताई जा रही है। कमरिया गांव निवासी बैद्यनाथ प्रसाद पेशे से किसान थे और गांव के ही ब्रजकिशोर सिंह से 12 कट्ठा जमीन मालगुजारी पर ली थी और जिस पर ब्रजकिशोर सिंह का भतीजा विनोद सिंह गांव के ही दूसरे व्यक्ति से खेत में पानी पटवा रहा था। बैजनाथ सिंह ने जब इसका विरोध किया तो विनोद सिंह आग बबूला हो उठा और बैजनाथ सिंह से हाथापाई करने लगा और बैजनाथ सिंह को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में बीच बचाव करने पहुंचे मृतक के बेटे अजीत कुमार और भतीजा प्रिंस कुमार को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है और इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी विनोद सिंह अपने साथियों के साथ फरार है। फिलहाल चरपोखरी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। विवाद वही था, खेत पटवा रहा था उसका चाचा। किसका चाचा? जो हमको खेत दिया है बनबस्ती में। कौन दिया था? तो उसका चाचा है। क्या नाम है? ब्रजकिशोर सिंह। अच्छा, गांव के हैं? गांव के ही हैं। कितना जमीन दिए थे? 12 कट्ठा का प्लॉट था। तो वही हमको दिए थे और उसका भतीजवा दूसरे आदमी को दे करके खेतवा पटवा रहा। क्या नाम है भतीजा का? विनोद सिंह। तो ये खबर आरा से, जहां जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई और इस बीच बचाव में पहुंचे उसके बेटे और भतीजे को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और फिलहाल इस पूरे मामले में चरपोखरी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने का तार आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह कॉलेज से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। पेपर लीक कांड से जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अधिकारियों को इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने का तार आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से जुड़ता नजर आ रहा है। ईओयू की जांच में अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि किस तरीके से उसी कॉलेज से प्रश्न पत्र वायरल हुए। खासतौर पर जो जानकारी मिल रही है, कुछ छात्रों को पहले से ही प्रश्न पत्र मिल गया था और वह एक कमरे में परीक्षा भी दे रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य परीक्षार्थियों ने विरोध किया और उन्हीं में से किसी एक छात्र ने इस प्रश्न पत्र को वायरल कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य, मजिस्ट्रेट और छात्रों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ अन्य कॉलेजों पर भी आर्थिक अपराध इकाई टीम की नज़र है। इस पूरे मामले पर पिछले 2 दिनों से लगातार जांच जारी है। कई तथ्य सामने भी आए हैं। हालांकि ईओयू की तरफ से अभी तक आधिकारिक कुछ जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में जांच जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जांच हो और ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए भी पहल हो, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का मामला है। और जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, प्रश्न पत्र वायरल किया गया, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बिहार लोक सेवा आयोग पर एक बड़ा दाग लगा है और इस दाग को यदि हटाना है तो इसके लिए कड़े कार्रवाई की ज़रूरत है और नए नियमों को भी बनाने की ज़रूरत है, ताकि वाकई भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है और सीएम की तरफ से यह बताया गया है कि मां की बीमारी की वजह से वो नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं और मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला। बताते चले आपको कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा था और नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया से ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A उल्लंघन का प्रतीत होता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया था। आपको बताते चले कि रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसिमिल जमीन पत्थर खदान के लिए लीज पर लेने का मामला सामने आया है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज देने के मामले को पद का दुरुपयोग भी बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के दायरे में आता है और इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन मामले में लगे आरोपों के बाद पहली बार जेएमएम और कांग्रेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम ऑफिस में होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी शामिल होंगे। आईएएस पूजा सिंघल लगातार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। पहले सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी, फिर पति अभिषेक झा से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ और अब खुद पूजा सिंघल को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। आज ईडी की टीम आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी और ईडी की टीम पूजा सिंघल से क्रॉस सवाल भी कर सकती है। मुश्किल में आईएएस पूजा सिंघल। आईएएस पूजा सिंघल से होगी पूछताछ। ईडी ने पूजा सिंघल को भेजा नोटिस।
झारखंड की सबसे तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल के नजदीकी रहे सीएस सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और अब पूजा सिंघल भी ईडी के रडार पर है। मंगलवार 10 मई को ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए रांची दफ्तर बुलाया है। वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल के पति से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। मैं इस वक्त रांची के क्षेत्रीय कार्यालय ईडी दफ्तर के पास खड़ा हूं और जो सूत्र मिल रहे हैं दिल्ली से, जो मुख्यालय है ईडी दफ्तर से, वहां से कल पूजा सिंघल से भी पूछताछ के लिए सम्मन बुलाया गया है। 2000 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ जुड़े विवाद हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही हैं। करियर के शुरुआती दौर में ही जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी तब वहां करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा था। इस बार अकूत संपत्ति को लेकर आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात कैश की पूजा की। झारखंड का घुसखोरी कांड अब घूंघट तक पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि घुसखोरी कांड का घूंघट से क्या मतलब, आखिर हम इससे पूरे कांड में घूंघट कहां से आया, तो ये रिपोर्ट देखिए। क्या है घुसखोरी का घूंघट कनेक्शन? आईएएस पति की काली डायरी का राज क्या है? पति के बाद क्या अब आईएएस पूजा की बारी? सोमवार को 3 बजे के करीब रांची के ईडी के दफ्तर में घूंघट वाली 2 महिलाएं पहुंची। हरे और लाल रंग की सूट पहने पहली महिला के हाथ में बैगनी रंग का बैग था और चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, जबकि दूसरी महिला सुर्ख लाल सूट में पीछे पीछे थी। उस महिला के हाथ में सफेद रंग का पर्स था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों महिला तेजी से ईडी के दफ्तर में घुस गई। हर कोई ये सोच रहा था कि घूंघट की आड़ में ईडी के दफ्तर में पहुंचने वाली ये महिलाएं हैं तो हैं कौन। कोई पूजा सिंघल का रिश्तेदार बता रहा था तो कोई अभिषेक झा का। काफी देर बाद ये साफ हुआ कि ये दोनों महिलाएं आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए की रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है, मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। हाँ। जांच होने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेंगे। जिस शख्स की वजह से इन 2 महिलाओं को चेहरा छुपाना पड़ा, दुपट्टे को ढाल बनाना पड़ा, अब आप उस शख्स के चेहरे को भी देखिए। यही है सुमन कुमार सिंह, जो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जिसके ठिकाने से 6 मई को 17 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले थे। छापेमारी के दौरान इसने कबूल भी किया था कि 17 करोड़ से ज्यादा की ये नोटों की गड्डियां उसी की हैं। कुछ हुआ था 17 करोड़ रुपए, कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट के पैसे की बरामदगी हुई है, कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी 1 सप्ताह पहले का ही ये है, 1 सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है, ना ही वो किया है, वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। इधर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी ने रविवार को तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की थी। लिहाजा सोमवार को अभिषेक झा इस काली डायरी और डॉक्यूमेंट के साथ पूरी तैयारी से पहुंचे थे, जिनसे सोमवार को भी गहन पूछताछ हुई। रविवार को ईडी ने पूछताछ में पूजा सिंघल के पति से 1-2 नहीं बल्कि 60 सवाल दागे थे, जिसका माकूल जवाब वो नहीं दे पाए थे। अभिषेक झा और सुमन सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंगलवार को झारखंड की खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ हो सकती है। मतलब पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन कुमार की रिपोर्ट।
और बुलेटिन में बात दरभंगा के बहादुरपुर थाना के मेकना गांव के रहने वाले जेडीयू के प्रदेश महासचिव अवधेश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनका कहना है कि इनकी पत्नी नक्सलियों के साथ साठगांठ कर पूरे परिवार को परेशान कर रही है। प्रदेश महासचिव से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। रेड किया है, पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। हम पटना में रह रहे थे, उसको आना था तो अकेले आती, इतनी संख्या में लोग के हुआ। और मदरसा ने जी सारी बात को बताया प्रभारी एसएसपी को, और कहा हमको गार्ड यहाँ से भगाते हैं। क्यों भगाइएगा साहब, हमारे माँ बाप है, अपने स्तर से जांच करवाए मुख्यमंत्री जी। हुआ क्या है, धीरे धैर्य से बताइए। हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाने जदयू के एक नेता उनके आवास पर सुबह सुबह पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी स्थानीय नक्सलियों से मिलीभगत कर इनके पूरे परिवार को परेशान करती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये पहुंचे हैं ताकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो सके। माने मकसद है मनोज लाल देव का कि पत्नी को आगे करके और पूरे परिवार को तहस नहस कर दे। इसका जो राजनीतिक करियर बना है, चूंकि मैं पहला व्यक्ति हूं सर अपने समाज का जो राज्य स्तर में पॉलिटिक्स करते हैं। ये समाज इतना सर आर्थिक राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है सो ये सब साजिश रच करके पॉलिटिक्स को डेड करना चाहता है, पूरे परिवार को तहस नहस करना चाहता है। और गलत मुकदमा एक ने कई बार किया है। मनोज लाल देव जो माओवादी संगठन का कमांडर रह चुका है, 2012 ईस्वी में भी एक 498 का केस झूठा मुकदमा हम लोगों को पूरे परिवार का नामजद उसमें कर दिया था। मुख्यमंत्री सचिवालय को भी हमने अवगत करवाया था, और ये अवगत कराने के बावजूद वहाँ से रिपोर्ट मांगा गया था मुख्यमंत्री सचिवालय से कि ये कार्रवाई करके अवधेश लाल देव को भी कार्रवाई करके उनको सूचना दिया जाए। लेकिन आज क्या समस्या होती है वहाँ घर पर, आपके घर पर हंगामा होता है मारपीट? कितने दिन से रह रही थी अपना मायके में, उसके बाद हम दादी खत्म हुए तो आए वहाँ से 50-60 संख्या के आदमी, उसके बाद सबके गाली गलौज किए, जबरदस्ती रखवा के चल गए। और उसके बाद वो फिर अपना रहने लगे हैं। फिर 7 तारीख को अपना भाग गई हैं, सोना जेवर सब कुछ लेके भाग गए हैं। मारपीट केलक हन, गाइड गरदन केलक हन। एक रात एक दिन रहल हन घर पर, आ उनका गला में अथी चले उतरी से खाना नहीं खा दे, सबके चूल्ही चौका बंद कर दिल के खाना उना नहीं खा देबो, आ गाली गलौज उनको पर दौड़े हमरो पर। परिवार अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचा है। हालांकि इसके पहले भी इन्होंने कई जगह गुहार लगाया है, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है, जिसके बाद अब यह सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं ताकि इन्हें न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। उधर मधुबनी जिले में खुटौना और फुलपरास प्रखंड के बीच पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के तहत नहर और उप नहर का जाल बिछाने का काम जोर शोर से जारी है, और वहीं नहर के बांध पर सड़क निर्माण का काम भी जोरों पर है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में कोसी नहर का काम जोर शोर से जारी है, और अभी यहाँ जो कोसी नदी से जो मुख्य नहर जो आई हुई है मधुबनी जिले में, लोखी से मुख्य नहर से जो उप नहर निकाली गई है, जो यहाँ खुटौना के छरापट्टी होते हुए ये NH 57 पर खोपा के पास ये नहर जाकर मिलती है। और यह खास बात यह है कि नहर के इस उपनहर के दोनों किनारे पर जो ये जल संसाधन विभाग की जो ये खास एक योजना है, जो ग्रामीण इलाकों में जो आवाजाही के लिए लोगों को सुविधा हो, इसलिए नहर के दोनों बांध पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी मिट्टीकरण के बाद सड़क जो पहले जो पतला पतला बांध हुआ करता था यहाँ, वो अब थोड़ी चौड़ीकरण करने के बाद यहाँ ग्रामीण इलाकों में आवाजाही का एक और विकल्प लोगों को मिला है, जिससे लोगों को यहाँ काफ़ी फायदा होगा। खेती बाड़ी में सर धान के समय में पानी चल अबै छै हमरा सबके, जेना गेहूँ नहर में पानी चल आयल, गहूँम का जब पटौनी का टाइम आयल तब नहर में पानी दिलक, तो हमरा सबके बाड़ियो खेती करे में, धानो गहूँम खेती करे में पानी के दिक्कत नहीं होइ छै। तक आब तुरंत गाड़ी पक बनोबे लोबे, कुसमार से सोझे चल होते खेत, डायरेक्ट खेत में से सब्जी खेत पटाबियो के आइठाम गहकी का आबियो के दोनों सुविधा भ गेलै, दोनों सुविधा भ गेलै। किसान भी खुश हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके साथ नहर के साथ जो इस इलाके में जो आवाजाही के लिए जो सड़कें भी जो एक्स्ट्रा जो विकल्प जो लोगों को मिल रहा है, जो क्योंकि अभी यहाँ से गांव से बाहर निकलने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था पक्की सड़क पकड़ने के लिए, लेकिन अब गांव के बीच से ये नहर के किनारे जो सड़क बन रही है, तो लोगों को इससे काफ़ी सुविधा होगी। और लोग इसलिए भी खुश हैं कि इस इलाके में सड़क के जरिए इलाके का शहरीकरण भी, जो गाँव जो था वो जो ज़मीन सड़क से जुड़ी हुई है, उस ज़मीन की कीमत बढ़ेगी और इलाके में धीरे धीरे शहरीकरण भी, इलाके का शहरीकरण भी होगा। इससे लोग यहाँ काफ़ी खुश हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
है।